हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा मिश्रा, कैलिबर अड्डा के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम सब हिंदी में पढ़ रहे थे छंद, छंद के 2 वीडियो हम कर चुके हैं, उसमें छंद, छंद की उत्पत्ति कहाँ से हुई, छंद के प्रणेता कौन थे, क्षण का वर्णन कहाँ हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा छंद के अवयव यानी अंग कौन-कौन से होते हैं, उसके बारे में भी हमने जानकारी कर ली है। छंद के अवयवों में मेन हमारे जो गण होते हैं, गण भी हमने पढ़ लिया, उसका सूत्र, उसके बहुत आसान से समझने का तरीका, उसमें मात्राएँ कैसी लगानी है छंदों में, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट के वीडियो में। किसी तरह के डाउट्स हो आप पिछले वीडियो सारे रिप्ले कर के देख लीजिए और अभी भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं दोबारा से एक वीडियो आपके लिए आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए बनाऊँगी। और छंद में आगे का टॉपिक जहाँ तक बात है तो छंद के प्रकार क्या-क्या होते हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? छंद के प्रकार यानी छंद के भेद क्या-क्या हैं। आज का हमारा टॉपिक है छंद के भेद। ठीक है? छंद, छंद की अगर हम बात करें तो छंद के मेन माने जाते हैं प्रकृति के रूप में अगर देखा जाए तो 4 भेद माने जाते हैं। पर मात्राओं के आधार पर हम देखते हैं तो 3 प्रकार के भेद माने जाते हैं जो ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में पूछे और ज़्यादातर किताबों में आपको लिखे मिलते हैं। वो कौन-कौन से होते हैं? पहला होता है मात्रिक छंद, ठीक? दूसरा होता है वर्णिक छंद, ठीक? तीसरा आपका होता है मुक्तक छंद। अब हम ये होते क्या है इनके आधार पर हम बात करें जिनमें मात्राओं की संख्या की काउंटिंग की जाती है, मात्राएँ लगाई जाती हैं, वो मात्रिक छंद होते हैं। वर्णिक छंद जिसमें वर्ण काउंट किए जाते हैं कि हाँ, कौन-सा वर्ण आया किसके बाद, तो वो वर्णिक छंद होता है और तीसरा जो होता है मुक्तक होता है। मुक्तक वर्ण और मात्राओं से बिल्कुल विरक्त होता है। इसमें वर्ण और मात्राओं की कोई गिनती नहीं, बिल्कुल मुक्त रूप से लिखा जाता है, इसलिए इसको मुक्तक छंद कहा जाता है। प्रायः पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इसको लिखा करते थे। वह तोड़ती पत्थर आपने इसका ज़िक्र ज़रूर सुना होगा, तो वह एक तरह से मुक्तक छंद के श्रेणी में आता है, ठीक है? अब चौथा जो मैं चौथे छंद की बात कर रही थी, वो एग्ज़ाम में बहुत कम आते हैं, पर हाँ, जानकारी के लिए आपको जानना ज़रूरी है, इसलिए मैं बता देती हूँ। इसको हम उभय छंद कहते हैं, ठीक है? ये चौथा उभय छंद के नाम से जाना जाता है, ठीक है? इतनी बातें आई समझ में? अब हम इन सब का एक-एक डिटेल में पढ़ते चलेंगे कि क्या किसकी क्या डिटेलिंग है, ठीक है? तो पहला हमारा है मात्रिक छंद। हम मात्रिक छंद पढ़ेंगे। क्या है? मात्रिक छंद। ठीक है? मात्रिक छंद तो हमने स्टार्ट कर दिया। अब मैं आपको ध्यान दिला दूँ कि आपको वीडियो भी ऑन जैसे ही आपने वीडियो ऑन किया है, इतनी चीज़ें मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ। आप इसको ज़रा-सा देख लीजिए। लाइक, लाइक तुरंत कर दीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट ये करना ना भूलें। अपने मित्रों को भी शेयर करते रहें, अच्छी-अच्छी चीज़ें उनको भी प्रोवाइड कराते रहें, क्योंकि ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत उपयोगी हैं और चीज़ें आपको हर जगह लिखी किताबों में तो लिखी हर जगह मिल जाएँगी, पीडीएफ आपको मिल जाएँगे, पर समझाना और चीज़ कंटेंट एक साथ होना, ये चीज़ें बहुत कम होती हैं और आपकी लैंग्वेज में समझ में आना, ये भी चीज़ें बहुत रेयर आपको मिलती हैं और किताबों में लिखा होना और उन चीज़ों को कैसे अप्लाई करना है, ये 2 अलग चीज़ें होती हैं। मैं आपको उनको अप्लाई कैसे करना है वो भी बताती चल रही हूँ साथ में, इसलिए मैं आपको नई चीज़ें बताती जा रही हूँ, रब करती जा रही हूँ, इन चीज़ों का समावेश है। तो आप इन चीज़ों को नोट्स बनाते जाइए, समझते जाइए, वीडियो रिप्ले करके करते जाइए और जैसे-जैसे आप देखते जाइए, लाइक, कमेंट, शेयर भी करते जाइए, ठीक है? हम हमारी जो एनर्जी है उसको बूस्ट करते ही रहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं मात्रिक छंद की। मात्राओं की गणना के आधार पर देखें तो मात्रिक छंद भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? सममात्रिक छंद, ठीक है? सममात्रिक छंद। दूसरा क्या होता है? विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद, ठीक है? तीसरे की हम बात करें तो तीसरा होता है अर्धमात्रिक छंद, ठीक है? ये जो हमारी हिंदी में चीज़ें होती हैं, मैंने आपको कहा कि उनकी अगर हेडिंग या कैप्शन की बात करें, उसी से हमको समझ में आ जाता है, वो क्या होते हैं। जैसे सममात्रिक छंद, इनमें से जो जितनी छंद में जितनी भी पंक्तियाँ होती हैं, उनमें समान मात्राएँ होती हैं, ठीक है? और विषम मात्रिक की बात करें, तो जितनी भी पंक्तियाँ होती हैं, उनमें विषम मात्रा में मतलब पंक्तियों में विषम-विषम अ
संख्या में मात्राएं होती हैं। और अर्धमात्रिक की बात करें तो इसमें दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के छंद एक ही छंद में मिले होते हैं और उनमें मात्राएं विषम लगी होती हैं, सॉरी आधे में दूसरी मात्राएं लगी होती हैं, आधे छंद में दूसरी मात्राएं लगी होती हैं, तो इसलिए उनको कहा जाता है अर्धमात्रिक छंद। ठीक है, तीनों छंद हमारे हो गए। अब तीनों छंद के बाद हम देखते हैं कि हमारे छंद कौन-कौन से होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से आने वाली मेन-मेन चीज़ें हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? पहला हमारा हो जाता है दोहा। मात्रिक छंद का हमारा पहला क्या हम पढ़ते हैं? दोहा। दोहा। अब दोहा को हम कैसे परिभाषित करेंगे? इसके दोहा के प्रथम व तृतीय चरण में 13 मात्राएं, दूसरे व चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये क्या होता है? अर्धमात्रिक छंद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 11 और 13 मात्राएं, आधे में दूसरी मात्राएं होती हैं, आधे में दूसरी मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो अब हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे हमने ले लिया संकट हरण रूप सीता सहित हृदय बसहु भूप। ठीक, इसमें हम मात्राएं लगाते हैं 3। देखिए, मैं तो मुझे आता है मात्राएं, तो मैं लगा ले जा रही हूँ। आपको क्या करना है? आपको मात्राएं लगाने की प्रैक्टिस करनी है। जितने भी दोहे जानते हो, कबीर दास के, रहीम दास के दोहे, या आप रामचरितमानस में या सुंदरकांड में, जहां भी आप कोई भी दोहे देखते हो, साखी सबद रामायणी कबीर दास जी की, सब में जो भी आपको दोहे लिखे मिलते हैं, सब में लिखने दोहा सोरठा, अगर सोरठा आपको बहुत कम लिखा मिलता है तो दोहे को आप उल्टा कर लीजिए। दोहे का उल्टा ही सोरठा होता है, तो उसके आप मात्रा लगाने की प्रैक्टिस बहुत कर डालिए। तो देखिए यहाँ पे 11 और 13 जो 13 मात्राएं होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 मात्राएं यहाँ हो गई। ठीक है, पहले मैंने कहा प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती है, तो 13 मात्राएं हो गई, इधर 11 मात्राएं हो गई, फिर इधर 13 मात्राएं हो गई, फिर इधर 11 मात्राएं हो गई। तो ये हमारा दोहा हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? आपको एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आएगा? क्वेश्चन आएगा कि किसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती है, तो क्या होता है? दोहा होता है। या फिर ऐसा कोई दोहा आ गया तो आपसे कहा जाएगा ये क्या है? दोहा है, सोरठा है, रोला है, क्या चीज है? तो आप मात्रा लगा के और यति देख के ये समझ जाएंगे कि ये क्या है, दोहा है कि सोरठा है कि रोला है, मतलब क्या है आपका, तो उसके आधार पर आप समझ जाएंगे। तो इसलिए इसको आप ध्यान रखिए, इसकी डेफिनेशन और मात्राएं लगाना जरूर सीख लीजिए। दूसरा चीज हमारा आता है चौपाई का। चौपाई, चौपाई की अगर बात की जाए तो इसमें मेन पॉइंट क्या है? इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है, प्रत्येक चरण में
16-16 मात्राएं होती हैं, ठीक। और पंक्ति के अंत में जगण व तगण ना आए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जिसमें आएगा वो नहीं होगा। नेक्स्ट है ये सममात्रिक छंद होता है। ठीक है, चौपाई की इतनी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। क्या इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। के अंतिम पंक्ति के अंत में मतलब जगण और तगड़ नहीं होने चाहिए, और सममात्रिक छंद होता है। अब कैसे नहीं होने चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम मान लेते हैं जय हनुमान ज्ञान और सागर, सागर ये हमने कर लिया। जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ठीक है, इतनी चीजें हम ये 4 पंक्तियां हो गई, ठीक। ये क्या हो गई, 16 मात्राएं हो गई। ऐसे ही सब में 16 मात्राएं हैं, ठीक है। तो मात्राएं आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। ये लाइनें मैं छोड़ दे रही हूँ, आपका होमवर्क है कि आप इसमें लाइन लगाते रहिए, इसमें मात्राएं लगाते रहिए। और नहीं है तो आप दूसरे चौपाइयां याद कर लीजिए, रामचरितमानस में बहुत सारी हैं, आपको बुक में भी बहुत सारी मिल जाएंगी। हिंदी की बुक में आप अगर कक्षा 8 तक की भी बुक देखते हैं तो उसमें बहुत सारी चौपाइयां आपको मिल जाएंगी, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं चौपाइयां समझ में आ रही हैं तो 16 मात्राएं गिन लीजिएगा तो मिल जाएंगी, आप मात्राएं लगाना सीख लीजिए। हाँ, तो अब मैं बता रही हूँ इसमें 4 चरण होते हैं, 1 2 3 4, ये हमारे हो गए 4 चरण। दूसरे, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं, ऐसे ही 16 मात्राएं सब में होती हैं। पंक्ति के अंत में जगण व तगण नहीं आना चाहिए, ठीक। जगण तगण क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था यमाता गण, यही तो बताए थे, राजभान सलगा, ठीक। ये हमारा था गण का सूत्र, ठीक है। आई बात समझ में। तो इसमें क्या नहीं होना चाहिए, जगण। जा कहाँ है, ये तो इसमें क्या हो गया, लघु गुरु लघु, ये नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, तगण। ता कहाँ है, ये है। तो गुरु गुरु लघु क्या नहीं होना चाहिए, लघु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु। तो देखिए, गुरु लघु लघु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, इसमें कहीं देखिए नहीं आया है, जगण और तगण कहीं नहीं आए हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि चौपाई में जगण और तगण पंक्ति के अंत में नहीं आने चाहिए, ठीक है। सममात्रिक छंद होता है, क्यों होता है, क्योंकि प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती है। इतनी सी बात आप अपने दिमाग में, कंप्यूटर से भी तेज दिमाग आपको चलाना है और ये सारी बातें अपने दिमाग में रख लेनी है। दिमाग तो वैसे भी आपका बहुत तेज है, तो चलाते रहिए और इनको एब्जॉर्ब करते रहिए। नेक्स्ट हमारा आता है चौपाई के बाद सोरठा। सोरठा मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये दोहा का उल्टा माना जाता है। इसमें क्या होती है, प्रथम तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। क्या हो गया, सोरठा। इसमें मेन पॉइंट लिख लीजिए, प्रत्येक प्रथम व तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं, ठीक है। ये क्या है, अर्धमात्रिक छंद है।
अर्धमात्रिक छंद है। ठीक है, आई इतनी बात समझ में? अब उदाहरण से हम देख लेते हैं। एक चीज और है, इनके समचरणों में जगड़ नहीं होता है। क्या होता है? इनके समचरणों में जगड़ नहीं होता। ठीक, उदाहरण देख लेते हैं। वाम अंग फरकन लगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? प्रथम तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये प्रथम चरण हो गया, ये द्वितीय चरण हो गया, ये तृतीय चरण हो गया, ये चतुर्थ चरण हो गया। आपका होमवर्क क्या है? इसमें मात्राएं लगाइए। मुझे पता है ये सोलठा है, इसमें 11 और 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और यह क्या अर्धमात्रिक छंद है? क्यों है? क्योंकि आधे में दूसरी मात्राएं होती हैं, आधे में दूसरी मात्राएं होती है, इसलिए यह अर्धमात्रिक छंद है। नेक्स्ट चीज में है, समचरणों में जगड़ नहीं होना चाहिए। समचरण क्या है? पहला, दूसरा और चौथा। ठीक, इसमें जगड़ नहीं होना चाहिए। तो हम ये काउंट करेंगे। जगड़ का क्या होता है? ये माता फिर मैं आपको बता देती हूँ। ये माता राज मान सलगा। तो जगड़ की अगर बात करें तो लघु गुरु लघु, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए नहीं आ रहा है। अगर एक तरफ से लगाएंगे तो ये नहीं आएगा। समचरणों में कहीं भी जगड़ नहीं है। ठीक है, तो जगड़ कैसे, अगर थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जगड़ हम 3-3 अक्षर का ही ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, जो हमारा आएगा उसी का ही ग्रुप बनाएंगे। 3-3 चरणों से होता है, तो आप 3-3 को ही लेंगे। ठीक है, ये इतनी हो गई सोरठा की बात। अब नेक्स्ट हमारा आता है रोला। रोला, रोला में कुछ चीजें ध्यान रखने वाली हैं। इनके परिभाषाओं में आप ध्यान रखिएगा। ये पहला ध्यान रखिएगा, सममात्रिक छंद होता है। होता है। ठीक है, इसमें 11 व 13 पर यति होता है। ठीक है, होता है। प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो 24 मात्राएं जो होती हैं, ये 24 मात्राएं इस बेस पर कही जाती हैं। इसमें 11 और 13, जैसे हम दोहे की बात कर लें तो 11 और 13 मात्राएं, सॉरी सोरठा की बात कर लें तो दोहा, इसको भी एक तरह से सोरठा का दोहा का उल्टा माना जाता है। पर जब हम इसको पहचानेंगे कैसे? सोरठा ही अगर हम लिखने की बात करें जानगर अनुकूल, एक मैं उदाहरण ले लेती हूँ। ठीक है, इतनी बात अगर हम लेते हैं, सॉरी, तो इसमें 11
और 13 पे क्या होता है, यति होती है यानी विराम होता है। पंक्ति क्या होती है, 2, 1 और 2, तो 11 यहाँ हो गए प्लस 13 यहाँ हो गए यानी 24 मात्राएं होती हैं। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम पहचानेंगे कैसे कि ये सोरठा है कि रोला है। तो यहाँ पे अगर रोला होगा तो पंक्ति की बात होती है, प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं, और अगर सोरठा की बात होगी तो 11 और 13 मात्राएं आपको काउंट करनी होंगी। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। 11 और 13 मात्राएं सोरठा बनती है, और अगर रोला की बात होगी तो प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो कौन सा छंद होता है जिसके प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं, तो वो रोला छंद होता है, ठीक है। या वो कौन सा छंद होता है जो मतलब क्या होता है, सममात्रिक होता है, क्योंकि जो हमारा सोरठा होता है वो तो देखिए अर्धमात्रिक होता है, सममात्रिक, और 11-13 वाला कौन सा होता है, तो सममात्रिक तो यही है ना हमारा रोला, रोला ही, क्योंकि इसके दोनों पंक्तियों की बात कही जा रही है। इस पंक्ति में भी 24 मात्रा है, इस पंक्ति में भी 24 मात्रा है, तो इतनी चीजें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है कुंडलियां। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, कोई कंफ्यूजन आती है आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करूंगी। नेक्स्ट आता है कुंडलियां। इसका थोड़ा मैं बड़ा डेफिनेशन है, तो मैं आपको थोड़ा आराम से समझाऊंगी, आप भी बहुत ध्यान से अपना दिमाग बिल्कुल फ्री करके इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। हमारा है कुंडलियां। कुंडलियां जो हमारा होता है, यह क्या होता है, यह दोहा और रोला दोनों को मिलाकर बनता है, ठीक है, मिलाकर बनता है। इसमें दोहा और रोला दोनों होते हैं, शुरू में दोहा होता है, उसके बाद रोला स्टार्ट होता है, ठीक है। अब इसमें जो दोहा होता है, दोहे का प्रथम शब्द इस छंद का अंतिम शब्द होता है, ठीक है। इसमें जो दोहा होता है, एक चीज और ध्यान, इसमें जो दूसरी दोहा में 2 चरण होते हैं, तो जो दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण होता है, दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण तीसरी पंक्ति का प्रथम चरण होता है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या है, विषम मात्रिक। क्यों विषम मात्रिक है, आधे में दूसरी मात्रा है, आधे में दूसरी मात्रा है, ठीक है। हाँ, एक चीज और इसमें क्या है, 6 पंक्तियां, 2 रोल सोरठा, 2 दोहा की होती हैं और नीचे 4 रोला की होती है, ठीक है। अब हम उदाहरण लिखते हैं। देखिए, थोड़ा मैं छोटा लिखूंगी। रंभा झूमत हो कहाँ, थोड़े ही दिन होत। अलग अलग लाइनों से इसलिए लिखूंगी क्योंकि दूसरे और तीसरे ये शब्दों को आपको बताना है। तुमसे केते होए गए और हुई है इति खेत। देखिए, दूसरी लाइन का अंतिम पद देखिए, यहां से शुरू है, और हुई है इत खेत। अब ये तीसरी लाइन का प्रथम पद होगा, क्या होगा, और हुई है इत खेत, यहां आ जाएगा।
रहे हरी। तो गुजर रहे तुम पर अति दीन है। ठीक, नेक्स्ट लाइन है मरने दीन दयाल अचंभा एक जन्म के लागे कहाँ जो के झूमत रंभा। ठीक है, अब इतनी चीजें, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कुंडलियां हो गया। इसमें क्या होता है, दोहा और सोरठा। ये क्या हो गया, दोहा और ये सोरठा, सॉरी रोला, इसको मिलाकर बना होता है। ठीक है, इतनी चीजें हम समझ गए। पहली लाइन इसकी जो है। दूसरी लाइन है, दोहे का प्रथम शब्द इस छंद का अंतिम शब्द होता है। दोहे का प्रथम शब्द क्या है, रंभा। अंतिम शब्द क्या है, रंभा। इससे आप पहचान गए ना, इसका प्रथम शब्द, इसका अंतिम शब्द भी होता है कुंडली का। तो इससे आपको ये पहचानना है कि ये कुंडली है, प्रथम शब्द अंतिम शब्द 6 लाइन में आपको देख लेना है। फिर दूसरी चीज क्या कहेगी, नेक्स्ट क्या कहा गया, दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण तीसरी पंक्ति का प्रथम चरण होता है। दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण। अरुहे है इति खेत, अब इसका प्रथम चरण देखिए, अरे हुई है इति खेत, इसका अंतिम चरण, इसका क्या हुआ, प्रथम चरण हो गया। ठीक है, इससे आपको पहचान लेना है कि दोहे का अंतिम चरण इसका प्रथम चरण होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इसका प्रथम चरण। और क्या है, विषम मात्रिक है, क्योंकि इसमें 11-13 होती हैं, यानी कि अगर टोटल की बात की जाए तो 24 होती हैं इस, और इतने में दूसरी मात्राएं लगी होती है, नीचे के 4 लाइन में दूसरी होती हैं। जैसे यहाँ 13, यहाँ 11, इसमें भी 13 11, फिर नीचे आ जाते हैं तो इसमें 11, यहाँ 13, यहाँ 11, यहाँ 13। तो अलग अलग मात्राएं हर लाइन में होती हैं, इसमें रोला में अलग, दोहा में अलग, तो इसलिए इसको विषम मात्रिक छंद कहा जाता है। ठीक है, अब हम एक चीज और देखते हैं, इसमें पंक्तियां 6 होती हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 पंक्तियां हमारी हो गई। अब क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन ये बनते हैं कि ऐसे ही आपको दे दिया जाता है और कहा जाता है कि ये कौन सा छंद है। तो 6 लाइन का है। अब पहले देख लीजिए, 2 लाइन देख लीजिए। पहला तो ये पहचानने वाला है, पहला और अंतिम शब्द कहीं राम लिखा मिल जाएगा, श्याम, घनश्याम, मतलब कुछ भी शब्द, जो पहला शब्द होगा वो अंतिम होगा, आप पहचान लेंगे आसानी से कि ये तो कुंडलियां है। उसके अलावा भी नहीं समझ में आता है तो आप देख लीजिएगा, इसका दूसरी लाइन का जो होगा वही तीसरी लाइन का पहला पद होगा। आई इतनी बात समझ में? आपको इतनी बात बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेनी है। और ये 2 तरह का होता है, इसलिए विषम मात्रिक है ही, 6 लाइनें होती ही हैं। तो इससे आपको परिभाषा भी याद हो गई, आपको चीजें समझ में भी आ गई। अब अगर आपको इतनी चीजें समझ में आ रही हैं, कुछ आपको वीडियो लाइक करने का मन तो कर ही गया होगा आपने, मुझे पूरा विश्वास है लाइक भी कर दिया होगा। तो अब एक अच्छा सा कमेंट भी दे दीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिए। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और आप ये हमारे जो एनर्जी बूस्टिंग का कार्यक्रम है वो चलाते रहिए, हमारी एनर्जी बूस्ट करते रहिए। हम नित नए कंटेंट के साथ आपके सामने उपस्थित हो, नया वीडियो लाने तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमें भी एनर्जी देते रहिए अपने लाइक, कमेंट, शेयर के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आने तक धन्यवाद।